नमस्कार, मैं घनश्याम चल इतिहास में आगे शुरू करते हैं। अभी तक हमने दो रियासतें कंप्लीट की थी, एक मारवाड़ का राठौड़ वंश और दूसरा फिर बाद में हमने बीकानेर का राठौड़ वंश कंप्लीट कर दिया था। आज उससे आगे शुरू करते हैं एक नवीन रियासत और आमेर जिसका नाम है। वहाँ पर कछावा वंश के शासकों ने शासन किया था। तो कौन थे कछावा, कहाँ से आए, कैसे सत्ता की स्थापना हुई, तो पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आमेर के अंदर जिस राजवंश ने शासन किया था वो राजवंश था कछावा। ठीक है, ये जो कछावा थे ये कौन थे, तो इसके बारे में ध्यान रखना कि जो स्वयं कछावा शासक है वो स्वयं को राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। ये ध्यान रखना, किसके वंशज मानते हैं? राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। तो कछावा कौन हो गए? उसके वंशज हो गए। जबकि एक शिलालेख है, उस शिलालेख का नाम आता है आमेर शिलालेख। शिलालेख का नाम है आमेर शिलालेख और ये आमेर शिलालेख लिखा गया था 1612 ईस्वी में। कब लिखा गया? 1612 ईस्वी में। और इस आमेर शिलालेख के अंदर एक कछावा शासकों के बारे में कहा गया है कि ये रघुवंशी तिलक थे, रघुवंशी तिलक थे। तो इसके आधार पर भी, आमेर शिलालेख के आधार पर भी ये कंफर्म होता है कि ये जो लोग थे कछावा थे ये कुश के वंशज थे। पहले बात ये है कि इन्होंने शासन स्थापना की, जो वंश था वो कौन था, कहां से आया था। अब इसके बारे में बात करते हैं कि जो कछावा थे ये कहां से आए। तो ध्यान रखना, एक जगह आती है, उस जगह का नाम है ग्वालियर। यहां से एक व्यक्ति आया था और उस व्यक्ति का नाम था, ग्वालियर से आने वाले का, तेजकर। व्यक्ति का नाम तेजकर। ये तेजकर आता है और आकर के ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर, ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर 1137 ईस्वी के अंदर कछावा वंश की नींव रखता है। ये ध्यान रखना, कछावा वंश की नींव 1137 ईस्वी के अंदर रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई? तेजकर के द्वारा। अब यहाँ पर ढूंढाड़ क्षेत्र की बात करें तो ये जो ढूंढाड़ क्षेत्र है, प्राचीन काल के अंदर आधार पर देखा तो वर्तमान का जो जयपुर है और साथ में जो दौसा का जो सम्मिलित क्षेत्र है, यह क्षेत्र कहलाता था ढूंढाड़। अब क्यों कहलाता था ढूंढाड़, तो इसके लिए ध्यान देना, इस क्षेत्र के अंदर पहले एक नदी बहती थी और उस नदी का नाम था ढूंढ नदी, और इस ढूंढ नदी के आधार पर ही इस क्षेत्र का नाम पड़ा था ढूंढाड़ क्षेत्र। संस्थापक की बात आ गई। अब इसके पश्चात तेजकर ने यहाँ पर वंश की स्थापना की। स्थापना करने के पश्चात इस तेजकर ने जो अपनी राजधानी है वो राजधानी इसने बनाई थी दौसा। तो ध्यान रखना, आमेर के कछावों की जो पहली राजधानी है वो राजधानी है दौसा। क्लियर है यहाँ तक? अब दौसा को राजधानी बना दिया। दौसा को राजधानी बनाने के पश्चात तेजकर ने रामगढ़ के मीणाओं पर आक्रमण किया। रामगढ़ के मीणाओं पर आक्रमण किया, उनको परास्त किया, परास्त करके रामगढ़ पर अपना अधिकार किया था। अब रामगढ़ पर अधिकार करने के पश्चात यहाँ पर रामगढ़ के अंदर तेजकर ने एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। ये भी ध्यान रखना, दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्ग का निर्माण करवाने के पश्चात इसी रामगढ़ का नाम परिवर्तन करके इसे तेजकर ने रामगढ़ का नाम रख दिया था जमुआ रामगढ़। नाम रख दिया था जमुआ रामगढ़। और यहीं पर ही जमुआ रामगढ़ के अंदर ही इस तेजकर ने अपनी कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया था। ध्यान रखना, जमुआई माता है वो आमेर के कछावों की है कुल देवी, जिसका मंदिर तेजकर ने बनवाया था जमुआ रामगढ़ के अंदर, दौसा और जयपुर की सीमा पर स्थित था। वर्तमान में जयपुर के अंदर आता है जमुआ रामगढ़ क्षेत्र, एक अभ्यारण्य भी है। और इस जमुआई माता की बात करा तो जमुआई माता का दूसरा नाम आता है अन्नपूर्णा माता। ध्यान रखना, अन्नपूर्णा माता है वो भी इनके
कथावा आमेर के कथावा राजवंश की कुलदेवी है। अब अन्नपूर्णा या जमुआर माता दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है। इनका मंदिर है वो जमुआ रामगढ़ के अंदर है और उस मंदिर का निर्माण करवाया था तेजकरण ने। ध्यान रखना, ये जमुआर माता है इनकी कुलदेवी। अब देखो कई बार कंफ्यूजन होता है कि आमेर के जो कथावा है इनकी कुलदेवी शिला माता है, तो ध्यान रखना शिला माता कुलदेवी नहीं है, शिला माता इनकी आराध्य देवी है। आगे हम पढ़ेंगे आमेर के अंदर शासक आएगा मिर्जा राजा मान सिंह, वो शिला माता की जो प्रतिमा है बंगाल से लाकर के आमेर में स्थापित करवाता है, तो वो तो इनकी आराध्य देवी है। जबकि कुलदेवी है जमुआई माता या अन्नपूर्णा माता। अब देखो ये जो तेजकरण था ग्वालियर से आया था, बड़ा सुंदर था और सुंदर होने के कारण इसके तेज चारों ओर बिखरता था। अब ज्यादा सुंदर होता ना, उस सुंदर ज्यादा सुंदर हमारे अगर क्षेत्र विशेष के आधार पर बात करें, हमारे मारवाड़ के अंदर जो ज्यादा सुंदर होता है उसको कहते हैं धोला। तो इसके आधार पर तेजकरण का एक अन्य नाम आता है धोलाराय। धोलाराय भी तेजकरण का दूसरा नाम है। और एक और नाम है इसका, ये अत्यधिक सुंदर था और अत्यधिक सुंदर होने के कारण इसे कहा जाता था दुल्ले राय। दुल्ले राय, धोलाराय या तेजकरण एक ही है जिसने आमेर में कछावा वंश की नींव रखी थी। अब इसकी सुंदरता और इसकी वीरता से प्रभावित हुआ एक चौहान शासक था जिसका नाम आता है चौहान शासक का रालेन सिंह। और रालेन सिंह इसकी सुंदरता और वीरता से प्रभावित होकर के रालेन सिंह ने अपनी पुत्री जिसका नाम आता है मारुनी, इस मारुनी का जो विवाह है वो विवाह किया था दुल्ले राय के साथ। ये ध्यान रखना, ये बातें मिलती है तेजकरण के अंदर या आमेर के प्रारंभिक शासकों के अंदर। फिर बात करें कि तेजकरण के पश्चात अगला शासक है कौन बनता है, तो ध्यान रखना इसके पश्चात अगला शासक आता है कोकिल देव, जो रालेन सिंह का ही दोहिता था या तेजकरण का ही पुत्र था, या आप ये भी कह सकते हो तेजकरण और मारुनी की जो संतान थी वो अगले शासक बनी थी, इसका नाम आता है कोकिल देव। तो अब हम अगले शासक के बारे में चर्चा करते हैं, कोकिल देव के बारे में। तो कोकिल देव की चर्चा करना, तो कोकिल देव ने 1207 ईस्वी के अंदर, कब की बात आती है 1207 ईस्वी, 1207 ईस्वी के अंदर कोकिल देव ने आक्रमण किया था आमेर पर और आमेर को जीत लिया। बड़े गुजरों से जीता था इसे, आमेर को जीता। आमेर को जीतने के पश्चात कोकिल देव ने अपनी राजधानी है वो बना ली थी आमेर को। ध्यान रखना आमेर जो राजधानी है 1207 ईस्वी के अंदर बनी है और ये कालांतर लगातार यही राजधानी रही है। कब तक, जब तक जयपुर शहर की स्थापना नहीं हुई थी। बोले तो 1207 से लेकर के 1727 ईस्वी तक राजधानी है वो रही थी आमेर। और आमेर को राजधानी बनाया किसने था, कोकिल देव ने। जब 1727 ईस्वी के अंदर जयपुर शहर की स्थापना हो गई, तत्पश्चात स्वतंत्रता तक आमेर रियासत की राजधानी है वो जयपुर रही और स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर रही थी। तो आमेर के कछावों की जो प्रारंभिक राजधानी दौसा, दौसा के पश्चात रामगढ़ या जमुआ रामगढ़ और फिर बाद में तीसरी राजधानी बनी है आमेर, जो लगातार सवाई जयसिंह तक राजधानी आमेर ही रहेगी। फिर बात करते हैं ये कोकिल देव था ना, इस कोकिल देव के दो पुत्र थे। कोकिल देव के दो पुत्र थे। जो बड़ा पुत्र था उस बड़े पुत्र का तो नाम आता है नरु और छोटा पुत्र था उसका नाम आता है शेखा। बड़े पुत्र का नाम नरु और छोटे पुत्र का नाम है शेखा। इस नरु ने राजस्थान के अंदर नरु का शाखा चलाई थी। कछावा वंश की ही एक शाखा है नरु का शाखा, वो चलाई थी कोकिल देव के पुत्र नरु ने। वर्तमान में बात करें नरु का शाखा के लोग किस क्षेत्र में निवास करते, तो ध्यान रखना मेवात क्षेत्र के अंदर नरु का शाखा के लोग निवास करते हैं, अलवर भरतपुर के क्षेत्र में। दूसरा है शेखा, छोटा पुत्र, दूसरा शेखा। ये भी मारवाड़ यहाँ से आमेर छोड़ करके चला जाता है और इसने जाकर के शेखावटी प्रदेश बसाया और शेखावटी
प्रदेश बसाकर के शेखावत वंश की स्थापना की थी। ये ध्यान रखना, शेखावत वंश की स्थापना की थी शेखा ने, और नरुका शाखा या नरुका वंश की स्थापना की थी नरु ने। इस शेखा के बारे में भी ध्यान रखना, ये जो शेखा था जिसके नाम पर शेखावटी क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ, शेखावटी का अंदर ध्यान रखना 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू। इन 3 जिलों का जो सम्मिलित क्षेत्र है, हालांकि कुछ हिस्सा नागौर का भी आता है, लेकिन मूलतः 3 जिले ही शेखावटी के अंदर शामिल है, चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो ये जो शेखावटी क्षेत्र है, इस शेखा के नाम पर है, इस क्षेत्र का नाम शेखावटी पड़ा था। तो ये जो शेखा है, इसकी मृत्यु होने के पश्चात इसका अंतिम संस्कार झुंझुनू के अंदर किया गया, और जिस स्थान पर किया गया उस स्थान का नाम आता है परशुरामपुरा, परशुरामपुरा। और ये जगह है झुंझुनू, यहाँ पर इसका अंतिम संस्कार किया गया था। और इसी परशुरामपुरा गांव के अंदर इस शेखा की 14 खंभों की छतरी बनी हुई है, ये ध्यान रखना। 14 खंभों की छतरी है, वो किसकी है? राव शेखा की, जो कोकिल देव का पुत्र था, जिसने शेखावटी क्षेत्र बसाया था और शेखावत वंश की स्थापना की थी, उसकी छतरी है परशुरामपुरा गांव झुंझुनू के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके पश्चात, इस कोकिल देव के पश्चात अगले अगर शासक की बात करें तो अगला शासक आता है आपके राजदेव या रामदेव। राजदेव या रामदेव के बारे में ज्यादा कुछ विशेष नहीं है, एक ही बात विशेष मिलती है, तो ध्यान रखना, राजदेव या रामदेव एक ही व्यक्ति है, नाम अलग अलग है, राजदेव या रामदेव। इसने क्या किया था? राजदेव ने आमेर के अंदर महलों का निर्माण करवाया था। कहां पर महलों का निर्माण करवाया? आमेर के अंदर महलों का निर्माण करवाया। कौन से महलों का निर्माण करवाया? तो ध्यान रखना, आमेर के अंदर कदमी महलों का निर्माण करवाया था। कौन सा महल? कदमी महलों का निर्माण किसने? रामदेव या राजदेव ने करवाया था। क्लियर है? अब बात करें कदमी महल राजपुताने के अंदर किस लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना, ये कदमी महल आमेर के सबसे प्राचीन महल है। कैसा है? आमेर के सबसे प्राचीन महल है। कौन से? कदमी महल, जिनका निर्माण राजदेव या रामदेव ने करवाया था। दूसरी बात, कदमी महलों की करें तो इन कदमी महलों के अंदर आमेर के जो कछावा शासक थे, इन कछावा शासकों का होता था राज तिलक। क्या होता था? राज तिलक। किनका होता था? आमेर के कछावा शासकों का। कहां पर? कदमी महलों के अंदर। तो कदमी महलों का निर्माण राजदेव या रामदेव ने करवाया था। इसके बारे में इतना ही आता है, राजदेव या रामदेव। इसके पश्चात 7-8 शासक बनते हैं, उनका कुछ विशेष इतिहास नहीं है। फिर एक महत्वपूर्ण शासक आता है, शक्तिशाली शासक आता है, और उस शासक का नाम आता है आपके पृथ्वीराज कछावा। पृथ्वीराज कछावा आमेर के कछावा वंश के अंदर पहला शक्तिशाली शासक है पृथ्वीराज कछावा। ठीक है? अब शक्तिशाली शासक है कैसे? उससे पहले पृथ्वीराज कछावा से संबंधित कुछ जो धार्मिक बातें इसके जीवन से जुड़ी हुई है, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज कछावा के शासन काल के अंदर गलता जी स्थान पर, गलता जगह का नाम है गलता, और या आप ये भी कह सकते हो गलता जी। यहाँ गलता जी नामक जो स्थान है जयपुर के अंदर पड़ता है। यहाँ पर एक संत थे जिनका नाम आता है कृष्णदास पैहारी। संत का नाम है कृष्णदास पैहारी। ये कृष्णदास जो पैहारी जो संत थे, इन्होंने गलताजी नामक स्थान पर रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन सा संप्रदाय की? रामानंदी संप्रदाय की। तो ध्यान रखना, रामानंदी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है? गलताजी के अंदर है। किसके समय इस पीठ की स्थापना हुई? पृथ्वीराज कछावा के शासन काल में। किसने पीठ की स्थापना की? कृष्णदास पैहारी ने इस पीठ की स्थापना की थी। ये जो गलताजी है ना, इस गलताजी को बोला जाता है जयपुर का मंकी वैली।
क्या बोला जाता है? जयपुर का मंकी वैली। क्यों बोला जाता है जयपुर का मंकी वैली? क्योंकि यहाँ पर रहते हैं अधिक बंदर, जिसके कारण बंदर अधिक रहते हैं, इसके कारण इस गलताजी को कहा जाता है मंकी वैली। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसके समय की अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो पृथ्वीराज कछावा के समकालीन, पृथ्वीराज कछावा के समकालीन मेवाड़ का शासक था महाराणा सांगा। पृथ्वीराज कछावा के समकालीन मेवाड़ का शासक था महाराणा सांगा। तो महाराणा सांगा की मदद करने के लिए पृथ्वीराज कछावा 1527 ईस्वी के अंदर एक भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था और उस युद्ध का नाम आता है खानवा युद्ध। इस खानवा युद्ध के अंदर पृथ्वीराज कछावा ने महाराणा सांगा की मदद की थी। ये ध्यान रखना, पृथ्वीराज कछावा महाराणा सांगा की वीरता से बहुत प्रभावित हुआ, जिसके कारण पृथ्वीराज कछावा सांगा की वीरता से प्रभावित होकर अपने एक पुत्र का नाम ही रख दिया था सांगा। इसका नाम रखा पुत्र का, किससे प्रभावित होकर? मेवाड़ के महाराणा सांगा की वीरता से प्रभावित होकर। इसी सांगा ने आगे चल करके, जो पृथ्वीराज कछावा का पुत्र था ना सांगा, इस सांगा ने आगे चल करके आमेर के अंदर, सॉरी जयपुर के अंदर एक कस्बा बसाया और उस कस्बे का नाम आता है सांगानेर कस्बा। तो सांगानेर किसने बसाया? पृथ्वीराज कछावा के पुत्र सांगा। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा पृथ्वीराज कछावा की और बात करें तो पृथ्वीराज कछावा के थे 12 पुत्र। कितने पुत्र थे? 12 पुत्र थे। पृथ्वीराज कछावा को लगता था कि आने वाले समय में या मेरी मृत्यु होने के पश्चात यहाँ पर, मेरे मृत्यु होने के पश्चात यहाँ पर आमेर रियासत के लेकर, आमेर रियासत को लेकर के पुत्रों के अंदर उत्तराधिकार का संघर्ष होगा। तो उस उत्तराधिकार के संघर्ष से बचने के लिए पृथ्वीराज कछावा ने आमेर जो रियासत है, इस आमेर रियासत के 12 टुकड़े किए थे। कितने टुकड़े किए थे? 12 टुकड़े किए थे। किसने? पृथ्वीराज कछावा ने। इसके कारण पृथ्वीराज कछावा के काल में, सॉरी 12 टुकड़े करके इन 12 टुकड़ों को अपने 12 पुत्रों के अंदर बराबर हिस्से के अंदर बांट दिया, ताकि आने वाले समय के अंदर इनके बीच में किसी प्रकार का कोई उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष नहीं हो। अब 12 टुकड़े किए, इसके कारण पृथ्वीराज कछावा का जो काल है, वो काल या आमेर रियासत है, वो आमेर रियासत 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये ध्यान रखना, आमेर रियासत है पृथ्वीराज कछावा के काल में 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्यों प्रसिद्ध हुई? क्योंकि पृथ्वीराज कछावा ने आमेर रियासत के 12 हिस्से किए थे और 12 हिस्सा करके अपने 12 पुत्रों के अंदर बराबर बांट दिया था। इसके कारण अब पृथ्वीराज कछावा के पश्चात जो शासक है उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं एक बार वापस आपके सामने रिवीजन कर देता हूं कि जो आमेर के जो कछावा थे वो भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज मानते थे। और प्रारंभ के अंदर या बात करें तो आमेर के कछावा वंश का जो संस्थापक है वो तेजकरण था। तेजकरण दुल्लेराय या धोलेराय एक ही व्यक्ति है, एक ही नाम है। इसने 1137 ईस्वी के अंदर आमेर में कछावा वंश की नींव रखी थी। और जो आमेर का जो शिलालेख है, उस शिलालेख के आधार पर अगर हम बात करें तो आमेर के शिलालेख के अनुसार ये जो आमेर के जो कछावा थे वो रघुवंशी तिलक थे, रघुवंशी तिलक कहलाए थे। प्रारंभ के अंदर आमेर के कछावों का जो राजकीय जो ध्वज था वो ध्वज नीले रंग का होता था। तो लेकिन जमुआ रामगढ़ की स्थापना के पश्चात, सॉरी कोकिल देव ने इस ध्वज के अंदर परिवर्तन कर दिया था और आगे चल करके मानसिंह के समय तो यही ध्वज, इनका जो राजकीय ध्वज है वो पंचरंगा हो गया था। ये भी ध्यान रखना।
प्रारंभ के अंदर ढूंढार क्षेत्र पर तेजगढ़ ने 1137 में अधिकार करके बड़गुजरों को और मीणाओं को हरा करके यहाँ पर अधिकार किया और कछावा वंश की नींव रखी थी। और पहली राजधानी दौसा को बनाया। दौसा के पश्चात राजधानी रामगढ़ को बनाया था, जमुआ रामगढ़ को। और ये जो रामगढ़ है ये रामगढ़ कहलाता है ढूंढाड़ का पुष्कर, या आप ये भी कह सकते हो जयपुर का पुष्कर। क्यों कहलाता है? क्योंकि रामगढ़ के अंदर जयपुर क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक गुलाब की जो खेती है वो जमुआ रामगढ़ के अंदर ही होती है। उसके कारण ही जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते। तत्पश्चात हमने पढ़ा था उसे तेजगढ़ के पुत्र कोकिल देव के बारे में। तो कोकिल देव ने 1207 ईस्वी के अंदर आमेर पर अधिकार करके अपनी राजधानी वो आमेर को बनाई थी और आमेर के अंदर एक दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। आमेर उसके कोकिल देव के दो पुत्र थे, एक का नाम आता है नरु और दूसरे का नाम आता है शेखा। तो नरु था उसने नरु का शाखा चलाई थी और शेखा था उसने शेखावत शाखा चलाई थी और शेखावटी प्रदेश की स्थापना की थी। यही शेखा जिसकी छतरी है परशुरामपुरा गांव झुंझुनू के अंदर बनी हुई है। तत्पश्चात शासक बना था राजदेव या रामदेव। राजदेव या रामदेव के बारे में मैंने आपको एक बताया था, एक ही बात है। और वो बात ये है कि इसने आमेर के सबसे प्राचीनतम महलों का निर्माण करवाया और वो महल कहलाते हैं कदमी महल। और इन्हीं कदमी महलों के अंदर आमेर के कछावा वंश के शासकों का होता था राज तिलक। तत्पश्चात शासक बनता है पृथ्वीराज कछावा। तो पृथ्वीराज कछावा के काल के अंदर गलता जी के अंदर करशनदास पैहारी नामक संत ने रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना। और ये जो गलता जी है वो राजपुताने के अंदर मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही साथ पृथ्वीराज कछावा ने 1527 ईस्वी के खानवा युद्ध में महाराणा सांगा की मदद की थी। सांगा की वीरता से बड़ा प्रभावित होकर के अपने पुत्र का ही नाम है सांगा रख दिया था। और इसी पृथ्वीराज कछावा के पुत्र सांगा ने आगे चल करके सांगानेर कस्बा बसाया था। इसके अलावा इसके 12 पुत्र थे पृथ्वीराज कछावा के। तो इसने आमेर रियासत के 12 टुकड़े कर दिए और 12 टुकड़े करके अपने 12 पुत्रों को बराबर हिस्से के रूप में बांट दिया था। इसके कारण पृथ्वीराज कछावा का जो शासनकाल है वो शासनकाल कहलाता है 12 कोटड़ी। ठीक है, ये यहाँ तक पढ़ा पृथ्वीराज कछावा तक। इसके आगे के जो शासक है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।